प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है और आज बारी है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलने की। मैं महेंद्र करता हूं आपको नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए ये विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। इस ऑडियो में आपको उस संकट की भयावहता का अंदाजा लगेगा। वो संकट कितना बड़ा था, पहले वो सुनिए, समझिए। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मिसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्टूडेंट्स को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थी। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था, वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। साथियों, देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। हमारे साथ हैं अनिल गोयल। आपातकाल पर आपसे बात करेंगे। अनिल जी ने आपातकाल पर पुस्तक और बहुत सारा लेखन भी किया। अनिल जी, आपका स्वागत करते हैं। अनिल जी, आपातकाल को लेकर बहुत सारे लोगों में एक तो जानकारी भी नहीं है और ये समय कैसा था इसके बारे में खास तौर पर युवा पीढ़ी के मन में कोई अवेयरनेस भी नहीं है। तो थोड़ा सा बताएं ये आपातकाल दरअसल था क्या और क्या कुछ इसे आपातकाल बनाता था? आपातकाल का सीधा अर्थ तो जो शाब्दिक अर्थ है वो तो सीधा सीधा ये था कि देश के ऊपर कोई आपत्ति आई हुई है।
लेकिन प्रश्न जो तब भी पूछा गया और आज भी पूछा जाना चाहिए कि क्या देश के ऊपर कोई आपत्ति थी, तो जो हम लोगों ने उस समय पर देखा, धरने होते थे, आंदोलन होते थे, वो सब राजनीतिक थे और वो किसी भी प्रजातंत्र का एक अंग होते ही हैं। आज भी बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, दिल्ली में भी, तमाम जगहों पे, लेकिन वो उसको देश के ऊपर आपत्ति के रूप में देखा जाए, क्या ये उचित रहा? प्रश्न जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो यही है। और आज की पीढ़ी को आपातकाल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसी प्रश्न को अपने मन में लाना चाहिए और इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। अनिल जी, ये बताएं कि ये आपातकाल फिर लगा है, क्या क्या वजह रही? सच ये है कि जब 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की डेथ हुई और उसके फौरन बाद इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, तो एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया जिसका कि जनता के साथ सीधा जुड़ाव, या हम कहें कि आज़ादी को तब लगभग 19 वर्ष हुए थे, 18.5 वर्ष, जिनका आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान नहीं था। हालांकि इसको लोग स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं कि इंदिरा जी ने वानर सेना बनाई थी, ये सब किया था, बट वो सब कुछ का अभी तक कोई तथ्य नहीं मिला है हमको। वो बहुत जूनियर थी और बहुत बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़े बलिदान किए, वो सब उस समय पीएम बन सकते थे, मोरारजी देसाई से लेकर और जगजीवन राम और तमाम, उन सबको पीछे हटाकर इंदिरा जी सत्ता में आई और फिर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, प्रीवी पर्स को समाप्त करना और बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह कुछ चीजें। बट उसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश वॉर लड़ी तो उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि क्या हमको दूसरा पाकिस्तान तैयार कर देना चाहिए था। और जब बांग्लादेश से जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय पर, उससे 1 करोड़ शरणार्थी हमारे देश में आए, जिससे भयंकर रूप से महंगाई बढ़ी और आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर इंदिरा जी की समझ लगभग शून्य थी। वो उस सब चीज को संभाल नहीं पाई। उससे जो सन 1972, 73, 74 में जो असंतोष भड़का, उसको वो पॉलिटिकली हैंडल करने में नाकामयाब सिद्ध हुई। बजाय इसके कि लोगों की समस्याओं को दूर करती, वो अपने बहुत सारे और चीजों में लगी रही। राजनीतिक खेल खेलना एक चीज होती है, लेकिन राजनीति को राजनीति के तरीके से हल करना, राजनीतिक संकटों को, वो हल करने में विफल रही। और जब उनको 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया, जो उनकी इलेक्शन पिटीशन थी राजनारायण जी की, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उसी दिन गुजरात विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए, जहां पर लगभग 1.25 साल से ज्यादा तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहा था, राष्ट्रपति शासन। तो वो लगातार उनकी राजनीतिक विफलता की निशानियां थी। अनिल जी, यहाँ एक और चीज है कि 1971 का जो युद्ध था, उसके बाद इवन विपक्षी लोगों ने भी दुर्गा और कई अलंकरणों से इंदिरा जी को सम्मानित किया। 1971 के युद्ध को जीतने की पॉपुलैरिटी भी उनके साथ थी और उनके पास एक तरह से मैंडेट भी था। ये सब होने के बावजूद भी उनको क्या आवश्यकता थी कि वो देश में आपातकाल लगाएं? ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। प्रसिद्धि मिल जाना और उस प्रसिद्धि को संभाल कर रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। जैसा मैंने अभी बोला कि उनको प्रसिद्धि मिली, उनको सफलताएं मिली, उनको सब कुछ मिला, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वाजपेयी जी ने इंदिरा को दुर्गा कहा था। वाजपेयी जी ने खुद बहुत बाद में आके, जब किसी पत्रकार ने उनसे सीधा प्रश्न किया था, तो उन्होंने बोला मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, इसलिए हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते हैं। अलंकृत बहुत किया गया, उनको सम्मान बहुत मिला, लेकिन उन्होंने अपने को उस सम्मान के योग्य सिद्ध नहीं कर पाई। वो समस्या वहां पर रही। अगर वो प्रशासनिक निर्णय लेती, देश की आर्थिक नीति, देश की औद्योगिक नीति, जब सामान की कमी थी, हम लोग 4-4 घंटे राशन की लाइन में खड़े रहते थे और हमारा नंबर आया तो वो दुकानदार शटर बंद करके चला गया कि राशन खत्म हो गया। अब कब आएगा पता नहीं, वो कब आएगा, क्यों आएगा। हर चीज राशन में थी। जो सूती कपड़ा था वो तक भी राशन में मिलता था। जो स्कूल में बच्चों की काम करने की कॉपियां थीं वो भी राशन में मिलती थीं। स्कूटर 6 साल 8 साल की लाइन के बाद मिलता था। दिल्ली में टेलीफोन आपको शाहदरा एक्सचेंज में 20-22 साल के बाद मिलता था। हर चीज की तो कमी थी। तो प्रसिद्धि मिलना और उस प्रसिद्धि को संभाल के रखना, संभाल के रखने के लिए यही है कि जनता की अपेक्षाएं हैं, आप जनता की अपेक्षाएं पूरी करिए, प्रशासनिक तरीकों से, राजनीतिक तरीकों से, आर्थिक तरीकों से। इनमें से किसी भी चीज पर इंदिरा जी का ध्यान नहीं रहा तो बहुत जल्दी ही उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी लोकप्रियता खत्म होती चली गई। और 1973 में 15 दिसंबर को सबसे पहले गुजरात के मोरबी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, नवनिर्माण आंदोलन। वहां से वो सब चीजें चलती चली गई और उनको भी पॉलिटिकली हैंडल ना करके इंदिरा गांधी ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया। अगर वहां पर वो विपक्ष की सरकार आ जाने देती तो शायद ये नौबत ना आती। आपातकाल लगाने में
इंदिरा जी का खुद का व्यक्तिगत निर्णय ही था या बहुत सारे, कई बार होता है कि सहयोगी या सलाह देने वाले या कुछ दूसरे लोग भी इस कार्य में शामिल थे? जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता है तो वो अकेले निर्णय नहीं ले सकता, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको निर्णय लेने में सहायता देते हैं। उसके एडवाइजर्स होते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर्स और तमाम। और उस टाइम पर इन एडवाइजर्स में एक बहुत बड़ा डिवीजन था, लेकिन डिवीजन में किसी व्यक्ति का नाम ना लेके मैं प्रवृत्ति का नाम लूंगा। कुछ लोग चाहते थे कि इंदिरा जी सत्ता में बनी रहें ताकि हमें सत्ता का फायदा मिलता रहे, लेकिन एच.वाई. शारदा प्रसाद जैसे लोग, ना सिर्फ इंदिरा जी बल्कि उनके पहले नेहरू जी और उनके बाद राजीव जी के भी प्रेस एडवाइजर रहे, वो नहीं चाहते थे कि आपातकाल लगे। और ऐसे कितने ही लोग थे जिनको सत्ता से लालच की अपेक्षा नहीं थी, कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं थी। तो दो गुट बन गए थे अंदर पार्टी में। और उसके बाद हुआ क्या, आखिर में जो चीज बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अपने गुलजारी लाल नंदा जी से बोला गया कि आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, और जब इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल कर रही हैं, अगर वो उनके पक्ष में आ जाता है तो आप रिजाइन कर दीजिएगा। नंदा जी उसके पहले 2 बार नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तीसरी बार उन्होंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दिया। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं 94 साल के श्री के.एन. गुप्ता, केदारनाथ गुप्ता जी, जो कि मदरलैंड में रहे। मेरी उनसे लगातार बात होती है। उन्होंने कहा हाँ, मेरी सीधे बात हुई थी नंदा जी से और उन्होंने ये प्रश्न किया तो नंदा जी ने यही बोला कि मैं तीसरी बार इंटरिम पीएम बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद जो सेकंड नाम आता था, सीनियर मोस्ट जो थे, वो थे जगजीवन राम जी। तो सबको ये था कि जगजीवन राम जी इंटरिम पीएम एक बार बन गए तो वो रिजाइन नहीं करेंगे। इसलिए उनका जो प्रेशर ग्रुप था, जो इंटरेस्टेड लोगों का प्रेशर ग्रुप था, उसने दबाव डाल के उनके ऊपर उनको इमरजेंसी लगाने को मजबूर किया, जिसमें सिद्धार्थ शंकर रे से लेकर और तमाम लोग थे। लेकिन इसमें मैं एक बहुत छोटी सी घटना आपको और बता दूं जो कि लोगों की निगाह में नहीं है। 12 जून को इलाहाबाद का फैसला आया और गुजरात का फैसला आया, लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी के एक बहुत करीबी सलाहकार रहे थे पी.एन. धर, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई, उसी दिन शाम को। पी.एन. धर पुरानी कल्चर के व्यक्ति थे, वो उस टाइम पर रूस में हमारे एम्बेसडर होते थे। अगर पी.एन. धर जैसे लोग इंदिरा जी को सलाह देते तो शायद आपातकाल ना लगता, वो कोई और तरीका बताते, इंदिरा जी को एक गलत काम करने से रोकने में सफल होते। ये सब चीजें रही। आपातकाल लगाने के पीछे मूल मोटे मोटे 2-3 उद्देश्य क्या थे और क्या उन उद्देश्यों को पाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी सफल रहीं? उद्देश्य तो एक ही था, सत्ता में बने रहना। और उसमें वो 21 महीने तो कामयाब रहीं, लेकिन उसके बाद उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि मार्च 1977 में जो चुनाव हुए, जिसमें कहते हैं कि नवंबर 1976 में उन्होंने आईबी से एक सर्वे करवाया था और आईबी ने ये बोला था कि चुनाव अगर होंगे तो आप सफल होंगी। और उसी आईबी रिपोर्ट को लेकर संजय गांधी और उनके तमाम सपोर्टरों ने कहा कि ठीक है, हम एक बार चुनाव करवा लेते हैं जिससे कि हम दुनिया में एक लोकतांत्रिक सत्ता के रूप में स्थापित हो जाएं और उसके बाद हम कभी भी सत्ता को छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो ग्रुप था जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर और तमाम लोग थे, बंसीलाल थे और तमाम लोग थे, उन लोगों के प्रेशर में आके, जो कि एक अच्छा निर्णय रहा, जनवरी 77 में इंदिरा जी ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। और उनको लगता था कि विपक्ष के लोग कभी भी यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग अलग अलग विचारधाराओं के हैं, कांग्रेस, जनसंघ, लोकदल, स्वतंत्र पार्टी वगैरह, ये जो थे। लेफ्टिस्टों में भी जो सीपीआई को छोड़ के बाकी सारे कम्युनिस्ट थे, वो इस ग्रुपिंग के साथ मोर और लेस थे। तो वो जो गलतफहमी इंदिरा जी को हुई, उससे उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो जो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि सत्ता में बने रहना, वो उद्देश्य 21 महीने तक तो कामयाब हुआ, लेकिन उसके बाद उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अनिल जी, इमरजेंसी को लेकर एक बात और भी कही जाती, वो ये कि जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, नई सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने भी कुछ विशिष्ट या अच्छा कार्य नहीं किया, जिसके कारण बाद में सत्ता से इनको जाना भी पड़ा और इंदिरा जी की वापसी भी हुई। और चूंकि वो वापस आ गई तो इमरजेंसी का दाग भी धुल गया और ये इमरजेंसी जो है बस सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित रही, इसके बहुत ज्यादा आगे इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लगभग 2.5-3 साल जनता पार्टी की सरकार रही और जो इंदिरा गांधी ने पहले विजुअलाइज किया था कि ये लोग चुनाव के लिए भी एकत्रित नहीं हो पाएंगे। चुनाव के लिए तो ये लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन चुनाव में सत्ता मिलते ही ये सब लोग आपस में सत्ता के टुकड़े पाने के लिए बिखर गए, जिसमें विशेष रूप से जो समाजवादी दल थे, लोक दल थे, जिस लोक दल के चरण सिंह ने बाद में करीब 2.25 साल के बाद सरकार को गिराया,
और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को वापस आने में सहायता दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रश्न इससे बड़ा है। प्रश्न ये है कि भारत की जो मनीषा है, भारत की जो संस्कृति है हजारों साल पुरानी, जिसमें हम ये देखते हैं कि करीब 2500 साल पहले बिहार में, पटना और आसपास कितने सारे हमारे गणतंत्र हुआ करते थे, लिच्छवी वगैरह, जितने जिस परंपरा में हम लोग संस्कारित होते रहे हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का सत्ता में रहना वो गलत है। जो एक ही परिवार का आधिपत्य रहेगा हमेशा, उस सोच को जिस चीज ने तोड़ा वो थी जनता पार्टी की सरकार, वो था आपातकाल का विरोध। क्योंकि आपातकाल का विरोध आम आदमी ने किया, 1.5 लाख लोगों को जेल में ठूंसा गया, जिसमें से 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे थे, करीब 1.25 लाख लोग, जिन्होंने कि सत्याग्रह किया था। उनको इंदिरा गांधी ने अरेस्ट नहीं किया था उनके घरों से, लेकिन उन लोगों ने दिल्ली में, पटना में, पूरे देश में, साउथ में, जब उन लोगों ने सत्याग्रह किया, आपातकाल का विरोध किया, तो इंदिरा को लगा कि हाँ समस्याएं हो रही हैं। और तब इंदिरा गांधी ने नवंबर 76 में, जो कि वो रूस से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और लेकिन सीपीआई चूंकि रशिया से प्रभावित थी, उन सब प्रभावों से अपने को मुक्त करने की कोशिश इंदिरा गांधी को करनी पड़ी उस दबाव में आकर। हालांकि उसने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल को भी अरेस्ट किया था सत्याग्रह करने पर, युवाओं को अरेस्ट किया, जो लोग 70 साल 80 साल के थे उनको अरेस्ट किया, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे उनको भी अरेस्ट किया। आखिर उनका कसूर क्या था? तो जनता में जो रोष भड़का, उससे इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा कि वो प्रजातंत्र की ओर वापस आए, और प्रजातांत्रिक तरीके से ही 1980 में वो सत्ता पाने में कामयाब रही थी। बाद में इंदिरा जी को कहीं एहसास हुआ कि उनसे ये गलती हुई है? कुछ विदेशी मीडिया में उनके इंटरव्यूज हैं, बीबीसी में, और अमेरिका का कोई एक चैनल था, उन पर उन्होंने बोला है कि हाँ ये गलती हुई है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सभी लोगों को बोला, लेकिन वो सब चीज़ें उनको, चूंकि 2.5-3 साल तक वो बहुत शॉक में थी, ट्रॉमा में थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, ये सच है। उनके पास अगर कोई जा सकता था तो वो केवल एक ही महिला थी, पुपुल जयकर। संजय भी उनके पास नहीं जा पाता था, बाकी कोई भी नहीं जा पाता था। लेकिन जब वो 1980 में सत्ता में दोबारा आई तो वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकी, और उनको ये लगा कि हाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की ताकत होती है, उसको मैं गोली से और जेल से नहीं हटा सकती। तब उन्होंने पहली बार किसी विदेशी चैनल को बोला था कि हाँ ये गलती हुई थी, और उन्होंने फिर पर्सनल बातचीत में भी बहुत सारे नेताओं को बोला, पत्रकारों को भी बोला, लेकिन वो सब व्यक्तिगत बातचीत थी। इस शर्त पर ही वो बातचीतें हुई थी कि उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा या छापा नहीं जाएगा, लेकिन ये उनके मन में रहा कि हाँ उनसे गलती हुई, उसको उन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने स्वीकार किया। हमारे साथ हैं लेखक, चिंतक और पत्रकार अनिल गोयल, और इनसे बातें कर रहे हैं आपातकाल के बारे में। प्रजातंत्र की बात करें तो यूं माना जाए कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें सदियों से रही हैं। जो हमें इतिहास ज्ञात है उसमें उदाहरण मिलता है पुष्यमित्र शुंग का, जिन्होंने राजा को बेदखल करके और सत्ता हासिल की। इसके अलावा इस तरह के उदाहरण बहुत कम है जहां पर जो भी व्यक्ति सत्ता में है उसे इस ढंग से बेदखल किया जाए या सत्ता पाने के लिए कुछ दूसरा उपाय किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये समय भारतीय लोकतंत्र के, गणतंत्र के इतिहास में काला समय था? जी हाँ, काला समय तो ये था ही, लेकिन जैसे कि आपने पुष्यमित्र शुंग की बात करी, उदाहरण हमारे यहाँ अनेक हैं जब राजाओं को हटाया गया। मैं केवल चाणक्य के समय का एक ही उदाहरण दूंगा कि जब नंद के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और शक्टार और राक्षस, अमात्य राक्षस वगैरह बहुत लोग थे, कुछ लोग नंद के समर्थन में थे क्योंकि वो लोग कंटिन्यूटी चाहते थे। वही जो इमरजेंसी में हुआ एग्जैक्टली वो 2500 साल पहले हुआ था। चाणक्य का उसने बहुत अपमान किया था। जैसे आपातकाल के पहले जयप्रकाश नारायण इंदिरा को गुड़िया कह के बुलाते थे, तो बात वही आ गई। वो 2500 साल पहले जो हुआ था वही 2500 साल के बाद रिपीट हुआ। लेकिन जनता में जो असंतोष भड़का, आखिर नंद जैसे सम्राट को हटाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, वो तो समाज ही हटा सकता था। उस समाज को ऑर्गेनाइज करने का काम, उसके जो फॉर्म्स थी उस समय की वो अलग थी, उसके स्वरूप अलग थे, लेकिन समाज के आक्रोश को एक जगह इकट्ठा करने का काम चाणक्य ने और तमाम लोगों ने किया, और उसके बाद उन्होंने वो एक व्यक्ति को लेकर आए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे हमारे यहाँ दर्जनों उदाहरण मिलते हैं कि जब जनता ने यूनाइट होकर और राजा को हटाया है। इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों पर कुछ आरोप लगते हैं। एक आरोप तो ये लगता है कि इनमें से प्रमुखतः कुछ समाजवादी या वामपंथी लोग थे, या कुछ वे लोग थे जो खुद सत्ता पाना चाहते थे। ये बात कितनी सच है? किसी लोकतंत्र में सत्ता पाने की आकांक्षा रखना ये कितना गलत है सर? मैं भी चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री बनूं, आपको अवसर मिले आप भी बनना चाहेंगे, आप देश को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, अपने सपने आप पूरा करना चाहेंगे इस देश को विकसित करने के लिए। तो यदि विपक्ष के लोगों ने सत्ता को पाने का सपना देखा तो क्या गलत किया? वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जगजीवन राम जी, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा जो पुराने लोग हुआ करते थे, कामराज, चौधरी चरण सिंह जी और तमाम लोग
अगर इन्होंने सत्ता में आने और देश को अपने तरीके से अपने सपनों के अनुसार चलाने की बात सोची, तो एक प्रजातंत्र में क्या ये एक अपराध होना चाहिए? और क्या ये एक इतना बड़ा अपराध होना चाहिए कि आपको जेल में डाल दिया जाए? और इतना बड़ा अपराध होना चाहिए, मैं अरुण जेटली का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 25 जून की रात में इमरजेंसी लगी और 26 जून को सवेरे अरुण जेटली को दिल्ली यूनिवर्सिटी से अरेस्ट कर लिया गया और उनको जनवरी 77 में छोड़ा गया, 19 महीने के बाद। अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, चुने हुए प्रेसिडेंट थे। उनको जेल में क्यों डाला गया? मैं उदाहरण स्वरूप एक नाम ले रहा हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को क्यों जेल में डाला गया? क्या अपराध था उनका? ठीक है, कहते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई सरकार के गलत निर्णय को सेना को और पुलिस को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब रेलवे के लाखों एम्प्लॉयज पूरे देश में चक्का जाम कर देते हैं तो क्या वो जनता की आवाज नहीं थी? सत्ता में आना, तो इंदिरा गांधी भी तो सत्ता में ही रहना चाहती थी ना, तभी तो उन्होंने आपातकाल भी लगाया। और जबकि गुजरात से वो हार गई थी विधानसभा इलेक्शन और उनको इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने अपदस्थ कर दिया था और उन्होंने आपातकाल लगाया, तो किस लिए लगाया? सत्ता में रहने के लिए ही लगाया। तो इस इल्जाम में कहां तक सत्यता है? अनिल जी, आरोप मीडिया पर भी लगते हैं, इसे मजबूरी मान लीजिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये कि भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल के समय लगभग सभी अखबार या जो भी उस जमाने में अखबारी मूल हुआ करते थे, सब एक तरह से आपातकाल के विरोध में ना तो उन्होंने कुछ लिखा, ना कुछ बयान लिखे, ना उसके विरोध में कुछ छापा गया। जबकि देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारे यहाँ पर अखबारों ने निरंतर लिखा। ये बताएं कि मीडिया क्या लगभग 100% डरा हुआ था और आपातकाल के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाया? थोड़ा बहुत उदाहरण कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस का कुछ जगह देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े उदाहरण नहीं मिलते। आपकी बात बिल्कुल उचित है। मीडिया के बारे में, मीडिया को अपने आचरण के बारे में आज भी 50 साल के बाद भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उनको चाहिए कि अपने अंदर झांक कर देखें। आज मीडिया का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। तब केवल अखबार और मैगजीनें होती थी, प्रिंट मीडिया था। आज टेलीविजन है और तमाम इंडिपेंडेंट FM चैनल्स हैं। लेकिन उन्हीं के लिए अडवाणी जी ने बोला था कि आपको झुकने के लिए कहा गया था, आप रेंगने लगे। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने शायद 29 जून को अपना एडिटोरियल का पेज खाली छोड़ा था। 1-2 अखबार हैं, मदरलैंड को बंद कर दिया गया और कुछ लोग थे, लगभग आप 99% बोलते हैं, मैं उसको 90% मानूंगा, लेकिन 10% पत्रकार रहे जिन्होंने संघर्ष किया। पृथ्वीश चक्रवर्ती जैसे लोग, जो कि NUJI के अध्यक्ष थे उस समय पर, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया। इंदिरा गांधी ने पत्रकारों को जब मिलने के लिए बुलाया था तो पृथ्वीश चक्रवर्ती जी ने सीधा सीधा बोला था कि हम आपातकाल को स्वीकार नहीं करते, और उसका सीधा सीधा यही था कि आपको अरेस्ट करना हो तो कर लीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस इमरजेंसी में जो पॉलिटिकली, जो राजनीतिक लोग थे, उन्हें अरेस्ट करना, उन्हें जेल में डालना, ये तो हुआ, लेकिन क्या आम इंसानों को भी अरेस्ट किया गया या उन पर भी कुछ जुल्म सितम हुए थे, या ऐसा कहीं हमें प्रमाण नहीं मिलता? नहीं, ऐसा प्रमाण तो आप ख्वाजा अहमद अब्बास की एक किताब है 1978 में लिखी हुई, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आप उस किताब को पढ़ लीजिए। 1978 में उन्होंने वो किताब लिखी और उसमें तुर्कमान गेट पर जो अत्याचार हुए, मकान गिराना एक अलग चीज है साहब, लेकिन मकान गिराने के लिए प्रॉपर नोटिस ना दिया जाना, और जो लोग वहाँ 200 या 300 साल से रह रहे हैं उनके मकानों को झुग्गी झोंपड़ी बोलना। झुग्गी झोंपड़ियां भी थी कुछ। और जब 14 अप्रैल 1976 को पहली बार जब बुलडोजर वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ सरकारी मकानों को ही गिराया जिन पर की अवैध कब्जा था, और उस दिन कोई भी आंदोलन उनके खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन बुलडोजर वहीं खड़े रहे। 15, 16, 17, 18 थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। 19 को बुलडोजरों की फौज आ गई और उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए जो 200 साल 300 साल पुरानी हवेलियां थीं उनको गिराना शुरू किया। जो लोग उनके अंदर दब के मर गए, उनकी लाशों तक को उठाने की अनुमति नहीं थी, वहां की बिजली काट दी गई और वहां पर लोगों पर गोलीबारी हुई। ये सब कुछ शाह कमीशन में बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड है। ये सब चीज को लिटरेचर में इतिहास के ढंग से नहीं लाया गया है। वही पीड़ा मेरे में थी, इसलिए मैंने ये उपन्यास लिखा, नया सवेरा। और इस उपन्यास में मैंने डेट वाइज पूरी हिस्ट्री दी है और मैंने कोट किया है बाकायदा शाह कमीशन को भी, और लगभग 110 के करीब मेरे पास रेफरेंसेज हैं अलग अलग किताबों के, अखबारों के। और ख्वाजा अहमद अब्बास अगर लिखते हैं तो वो बात झूठ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा पूरे देश भर में कितने अत्याचार हुए सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है। केरल में एक 22 साल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट राजन, उसको घर से उठा लिया गया। राजन का क्या हुआ कभी किसी को पता ही नहीं चला। हैबियस कॉर्पस भी डली लेकिन कभी नहीं पता चला। उसकी माताजी मानसिक रूप से बीमार रहने लगी, उसके पिताजी की नौकरी भी चली गई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मंत्री जी को, केरल के सभी MPs को लिखा, किसी चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट तक उनको नहीं दिया गया। उसकी लाश जला दी गई, दफना दी गई, पानी में बहा दी गई। वो जिंदा भी था कि मर गया, वो पागल हो गया, वो क्या हुआ? वो एक आम आदमी था। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है?
रविंद्र वर्मा जी का एक नॉवल है जो आगरा के ऊपर लिखा हुआ है, इमरजेंसी पीरियड में, आप उसको पढ़िए। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास है, आप उसको पढ़िए। कितने, लगभग 15 उपन्यास की सूची मेरे पास है। इतने बड़े बड़े लेखक, इतने बड़े बड़े जस्टिस रहे, जस्टिस शाह, वो सब लोग क्या झूठ बोलते हैं। अनिल जी, भारत की जो सामूहिक चेतना या सामूहिक सोच, या यूं कहें कि भारत की लोकतांत्रिक स्मृति क्या बहुत ज्यादा नहीं है? क्योंकि पश्चिम में या बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी किसी किस्म की तानाशाही लोकतंत्र में देखी गई, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को बेदखल किया गया और शायद दोबारा सत्ता नहीं पा सके। लेकिन क्या कारण रहे कि जिस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किया और देश पर इतने जुल्म सितम ढाए, उस वापस दोबारा चुन भी लिया गया और उसे सम्मान भी दिया गया? थोड़ा सा इस बात में आपसे असहमत होना चाहूंगा। रोमानिया में चाउसेस्कू थे जो डिक्टेटर थे, मरने के बाद ही उन्होंने देश छोड़ा। जर्मनी में हिटलर थे, वो भी तानाशाह थे, आत्महत्या करी, उसके बाद ही उन्होंने जर्मनी छोड़ा। इसी ढंग से फिडेल कास्त्रो थे जो पूरे जीवन भर, चाउसेस्कू को रोमानियाई जनता ने ही तो सजा दी। तो यहाँ की जनता ने भी तो सजा दी ना सर, मार्च 1977 में। लेकिन फिर दोबारा चुना। हाँ, चूंकि जो विपक्ष में लोग आए वो लोग अपने को साबित नहीं कर सके, इतने ज्यादा मतभेद उनके अंदर थे कि वो सत्ता को बचा के नहीं रख सके। जो गलती 1971 के बाद से इंदिरा गांधी करती चली आई थी, वही गलती 1977 के बाद से यही लोग सब लोग करते रहे। और इंदिरा गांधी अपने में अकेले में सत्ता थी। यहाँ पर ये 4 या 5 या 6, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ, वो तो उन्होंने बोला ही था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, कोई भी व्यक्ति का इतना बड़ा हो सकता है कि वो इंडिया बन जाए। अगर इंदिरा गांधी इंडिया बन सकती हैं, नेहरू तो फिर उनसे छोटे हो गए, गांधी जी उनसे छोटे हो गए, सुभाष चंद्र बोस उनसे छोटे हो गए, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह छोटे हो गए, तिलक छोटे हो गए। क्योंकि इंदिरा इंडिया है और इंदिरा के लिए सब लोग लड़े और सबने बोला इंडिया की जय, भारत माता की जय। तो सब लोग इंदिरा से छोटे थे। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। आपातकाल से क्या भारतीय लोकतंत्र ने कुछ सीखा है? और क्या भारतीय लोकतंत्र से उम्मीद करें कि भविष्य में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि इस हद तक लोकतंत्र की हत्या शायद नहीं कर पाए? हाँ, मैंने अपने उपन्यास में अंत में ये चीज दी है। कोई व्यक्ति एक सीनियर पत्रकार से पूछता है, राम रतन जी से, पुरानी दिल्ली की गलियों की जो पान की दुकान पर चर्चा चलती थी, उसमें कोई बोलता है कि ये चुनाव तो डिक्लेयर हो गए जनवरी 77 में, लेकिन इतने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों की पढ़ाई खराब हुई, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने लोगों के व्यापार नष्ट हो गए और तमाम। तो राम रतन जी बोलते हैं कि लोकतंत्र के यज्ञ में हमें कुछ तो आहुति डालनी ही होगी ना। जो लोग चले गए वो इस ढंग से चले गए कि वो नींव में चले गए। पेड़ पर बहुत सारे फल लगते हैं, सारे फलों को मनुष्य या पक्षी नहीं खाते, बहुत सारे फल नीचे गिर के नष्ट हो जाते हैं। इन सब लोगों का बलिदान लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जरूर काम आएगा। तो जितना भी लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, लोगों ने सहे, लोग नहीं रहे, उनकी नौकरियां चली गईं, विद्यार्थी लोग जो कि रातों रात मारे मारे फिरते थे ताकि पुलिस की अरेस्ट से बच सके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स और बाहर पूरे देश भर में जो प्रोफेसर्स थे जिनका काम था लोगों को पढ़ाना, वो लोग पढ़ा नहीं पा रहे थे, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे थे, व्यापारी वर्ग व्यापार नहीं कर पा रहा था, ये लोग दिन रात भागे भागे फिरते थे। इस यज्ञ में जो आहुति डली है, उस आहुति ने ही एक नई चेतना लोगों के मन में जगाई कि हमने लोकतंत्र को बनाए रखना है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको हमने बनाए रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिसयूज भी होता है, दुष्प्रयोग भी होता है, लेकिन एक लोकतंत्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो सब चीजें ठीक चलती हैं। जब उस इंस्टीट्यूशन का मिसयूज होने लगता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, और इन चारों में जब बैलेंस खराब होता है तो बाकी तीनों मिलकर कोशिश करते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि बाकी 3 लोग मिलकर उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। आज भारत का जो चीफ जस्टिस है वो भी भारत का एक नागरिक है। आज तमाम अखबारों के जो मालिक हैं, संपादक हैं, हमारे चैनल्स के जो मालिक लोग हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, सीनियर मोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और यंग रिक्रूट तक, वो सब इस देश के नागरिक हैं। हमारे जितने भी राजनेता हैं वो सब इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई एक वर्ग हावी होना चाहता है तो बाकी तीनों उसको रोक सकें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने हैं और हमारे संविधान में हैं। और जब तक हम उनका सम्मान करते रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे यहाँ की सेनाएं आए और हमारे यहाँ की सत्ता को कब्जा कर लें। ऐसा डर हमारे मन में बहुत बार आया इंदिरा जी के समय में जब हम विद्यार्थी होते थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा इस देश के ऊपर कि हम उन चीजों से बचे रहे और सेना ने हमारी सत्ता पर कभी भी कब्जा नहीं किया।
अनिल गोयल जी, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाता है अब, और इसी बहाने लोकतंत्र के बुरे दिनों को याद भी किया जाता है। आप बताएं कि ये संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू करना कितना अच्छा है। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन 25 जून की रात को 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी कि देश में आपातकाल है, और उस चिट्ठी की जो भाषा है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। उन्होंने लिखा था कि देश में आपात स्थिति है, ऐसे में मैं आपसे आपातकाल लगाने का अनुमोदन करती हूँ। आपातकाल का अनुमोदन करने की शक्ति कैबिनेट के पास है, लेकिन मैं इस समय कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला पा रही हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप आपातकाल तुरंत लगाएं और मैं कल सवेरे कैबिनेट की मीटिंग बुलाऊंगी। तो जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का प्रावधान है संविधान में, इंदिरा जी ने संविधान की हत्या करके कैबिनेट की मीटिंग बुलाए बिना और आपातकाल लगवा दिया राष्ट्रपति जी से, तो संविधान की हत्या तो उसी समय हो गई थी। और जब इंदिरा जी ने 12 जून के दोनों फैसले नहीं माने थे, ना तो उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला माना था, ना ही उन्होंने गुजरात की जनता का फैसला माना था, तो आपातकाल लगाना अपने में लोकतंत्र की हत्या का तो सबसे बड़ा प्रमाण था। तो लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाना, काला दिवस मनाना, मैं तो कहता हूं कि हर रोज इस दिवस को मनाया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उस चीज को समझ सके और ये जाने उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने की। यदि ये संविधान की हत्या का दिवस युवाओं को ये प्रेरणा दे सके तो मेरे को लगता है कि इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत की गई है वो सफल होगी। भारतीय लोकतंत्र के एक सजग, प्रहरी और लेखक अनिल गोयल जी, आपका हृदय से आभार। इमरजेंसी पर कुछ और बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष, लेखक और विचारक श्री राम बहादुर राय, जो इमरजेंसी और उससे पहले अपने छात्र जीवन में जेल में भी रहे। हमने राम बहादुर राय जी से सबसे पहले ये जानना चाहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का विषय है और इमरजेंसी के दौरान देश भर में और देश भर के राज्यों में इतनी गिरफ्तारियां कैसे हो सकीं? इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी जब लगी उससे पहले ही गिरफ्तारियों का की योजना एक सफदरजंग रोड पर यानी प्रधानमंत्री निवास पर बन रही थी, और उस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जे बेंगल राव, उनको दिल्ली बुलाया गया था। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे देवराज अरस, उनको दिल्ली बुलाया गया। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनको दिल्ली बुलाया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के थे, उनको दिल्ली बुलाया गया। बंसीलाल तो दिल्ली में ही रहते और ज़्यादातर वो प्रधानमंत्री निवास में रहते थे। प्रधानमंत्री निवास में एक पुलिस अफसर संजय गांधी और बंसीलाल के निर्देश पर कहाँ किसको गिरफ्तार करना है और गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकारों को क्या क्या निर्देश देना है, इसकी सारी योजना वहाँ बनी है। आज जिन लोगों को केंद्र के बारे में शिकायत है, उनको ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि आज यहाँ से राज्यों को निर्देश नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब मुख्यमंत्रियों की, राज्यों की और राज्य सरकारों की जो स्वायत्तता है संविधान के अंतर्गत, वो कुचल दी गई थी। और इसीलिए कुछ लोग जो स्वतंत्र विचार के कांग्रेस के नेता थे, वो उनको इमरजेंसी लगने के कुछ दिनों बाद हटा भी दिया गया। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया को हटाया गया, हरिदेव जोशी लाए गए। उसी तरह से जो उस समय गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी कुछ नियम कानून के तहत चलना चाहते थे, तो होम सेक्रेटरी को हटा करके एसएल खुराना को लाया गया इमरजेंसी से लगाने से 2 दिन पहले। ब्रह्मानंद रेड्डी को भी नहीं मालूम है कि एसएल खुराना होम सेक्रेटरी होकर के आ गए हैं। और ये उन दिनों मनमानियों का इतना बड़ा दौर था जिससे कि पीड़ित प्रधानमंत्री का कार्यालय भी था। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ धर ने जो अपना मेमोयर लिखा है, उस मेमोयर में उनका जो असंतोष है वो दिखाई पड़ता। उसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से बिशन टंडन की डायरी है 2 खंडों में। डायरी में तो वो जो कुछ लिख रहे हैं वो हम लोगों ने डायरी में जो लिखा है और जो हुआ उसको कोई कंपेयर करे। मैंने तो दोनों को पढ़ा है, और जब बिशन टंडन के बिरला फाउंडेशन में सेक्रेटरी थे
तो मैं उनसे मिलने जाता रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे वो डायरी दिखाई, हाथ से लिखी हुई। मैंने कहा कि टंडन जी इसको छपवाइए आप, और उन्होंने फिर 2002-3 में छपवाया, 25-30 साल बाद छपवाया। उसी तरह से पीएन धर का भी मेमोयर जो है वो 25-30 साल बाद आया। जो उस समय शाह के जांच आयोग में ने एक बहुत अच्छा काम किया जिसको कि लोग ध्यान नहीं देते। और मैं आपको बताऊं कि 2015 में जब इमरजेंसी के 40 साल हुए तो लालकृष्ण आडवाणी को शाह आयोग की याद आई, शाह आयोग के जांच की रिपोर्ट के। तो खोजने लगे कि ये जांच रिपोर्ट कहाँ मिलेगी। पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में तो है, लेकिन भारत की किसी लाइब्रेरी में नहीं है। उन्हीं दिनों ईरा सेजियन को ये पता चला कि आडवाणी जी शाह आयोग की जांच रिपोर्ट खोज रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी देखी और पाया कि उसमें एक कॉपी है। आप जानते हैं कि शाह जांच आयोग की रिपोर्ट 3 वॉल्यूम में है, 3 खंडों में है। जस्टिस जेसी शाह ने जो जांच की है उसका बहुत कीमती हिस्सा मैं उसको मानता हूँ जो 12 जून से 25 जून की घटनाओं के बारे में। 12 जून से 25 जून की घटनाओं से की जांच में उन्होंने जो गवाहियाँ ली हैं, उन गवाहियों का सार यह है कि इंदिरा गांधी तो 12 जून से पहले ही उन्होंने इरादा बना लिया था कि हमको अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हमको इमरजेंसी लगानी है, और उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। राय साहब, इमरजेंसी की सूचना आपको सबसे पहले कब और कैसे मिली? मैं 25 जून 1975 को कानपुर देहात में था। उन दिनों मैं जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन जो भी था उसमें विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि के रूप में मैं शामिल था, और मैं विद्यार्थी परिषद का उस समय राष्ट्रीय सचिव था। क्या उम्र थी आपकी? मेरा जन्म 46 का है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि उस समय 75 हो रहा था, 28-29 रही होगी। तो मैं ये एक जो सभाओं का सिलसिला चल रहा था उसमें कानपुर देहात में मेरी एक सभा, छात्रों की सभा रही होगी। उसके लिए हम वहाँ कानपुर देहात में थे और मैं 25 की रात को वहीं रुका भी था। 26 की सुबह 10 बजे के आसपास मुझे याद है कानपुर से कोई आया ये सूचना लेकर के कि इमरजेंसी की घोषणा हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे आप कानपुर स्टेशन पहुंचा दीजिए। मेरा केंद्र उन दिनों पटना था, तो मैं कानपुर स्टेशन आया और पटना की जो भी ट्रेन मिली उससे पटना पहुंचा। पटना पहुंचने के बाद मैंने वहाँ जो जेपी के सहयोगी थे, मुझे नाम याद है, त्रिपुरारी शरण जी थे, और उस समय संघ के विभाग प्रचारक थे के.एन. गोविंदाचार्य। तो इन दोनों से मैं जानता था कि वो कहाँ पर छिपे होंगे, तो मैं गया, उनसे मिला, बातचीत हुई। इन दोनों ने मुझे सलाह दी कि आप पटना छोड़ दीजिए और अभी सब अनिश्चित सी अवस्था है, इसलिए जब आंदोलन की एक रूपरेखा कुछ बनेगी तो उससे पहले बच करके रहना जरूरी है। उनकी सलाह पर और मैंने स्वयं सोचा कि मैं बनारस में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, 50 परिवार हैं जहां मैं आता जाता रहा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं बनारस चलूं, वो हमारे लिए सुरक्षित होगा। मैं बनारस 30 जून को पहुंचा। 30 जून की शाम को पहुंचा, एक मित्र के घर अपना झोला या सामान रखा, और जहां मैं रहना चाहता था कुछ महीने चुपचाप, ताकि भूमिगत आंदोलन की कुछ गतिविधियां चलाई जा सके, वहाँ के लिए जब मैं निकला तो एक जगह मैदागिन है, जो उसके सामने कंपनी बाग है, बगल में कोतवाली है, थोड़ी दूर पर नागरी प्रचारणी है, और थोड़ी ही दूर पर बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी। सड़क पार कर रहा था मैं, सावधानी तो मैं बरत रहा था पूरी कि कोई देखे नहीं, लेकिन मैदागिन के चौराहे पर उस समय के लोकसभा मेंबर सुधाकर पांडे और उनकी मंडली, चंडाल चौकड़ी कहिए, वहाँ उपस्थित थी। उन लोगों ने देखा मुझे और दौड़ करके उन्होंने कोतवाली को इन्फॉर्म किया और जो भी बताया होगा। अभी मैं उस कंपनी बाग को क्रॉस करके और मैं विशेषरगंज से होते हुए राजघाट जाऊं, वो उससे बहुत पहले ही, यानी उसी बगीचे में
थोड़ी दूर ही मैं बढ़ा होऊंगा कि करीब 100-150 पुलिस दौड़ती हुई और आई और उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उतनी पुलिस की भी ज़रूरत नहीं थी, 2-4 आदमी आते, कहते मैं चल पड़ता, उसमें क्या है। लेकिन उन्होंने हमको घेरा और कहा कि आप गिरफ्तार हैं और कोतवाली चलना है। मैंने कहा चलिए। तो इस तरह से 30 जून को मैं वहाँ गिरफ्तार हुआ, एक बनारस में। और जब मैं गिरफ्तार हुआ तो कोतवाल हमारे सहपाठी के बड़े भाई थे जो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे पहले तो कोशिश की कि छोड़ दें, क्योंकि मेरी कई सालों से सार्वजनिक गतिविधियां बनारस में नहीं थी। इसको आधार बनाकर उन्होंने कलेक्टर से बात भी की, लेकिन वो राजनीतिक दबाव थे। सुधाकर पांडे का था, कमलापति त्रिपाठी का था कि राम बहादुर राय जो है वो खतरनाक आदमी है, लिहाजा उनको जेल में ज़रूर डालना चाहिए। तो उन्होंने बेमन से DIR में मुझे डाला और इस तरह से मैं 16 महीने पहले बनारस के जिला जेल चौका घाट में कुछ दिनों तक था। फिर उसके बाद शिवपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। उसकी भी एक अलग कहानी है, उसका यहाँ प्रसंग नहीं है, नहीं तो आपको मैं बताता। यानी कुल मिलाकर 2 बार गिरफ्तारियां हुई। तो मैं 16 महीने इमरजेंसी में जेल में था। यानी नवंबर 76 में के पहले हफ्ते में, 76 के नवंबर में पहले हफ्ते में मैं DIR से जमानत पर बाहर आ गया और मीसा का कागज़ पहुँचे उससे पहले हमारे लोगों ने, यानी RSS के कार्यकर्ताओं ने हमको बाहर कर लिया। तो मुझे इमरजेंसी में जेल में भी रहने का और कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड वर्किंग का भी मुझे अनुभव है। 18 जनवरी 1977 को जब चुनाव की घोषणा हुई तब तो गतिविधियां शुरू हो गई थी, लेकिन नवंबर से जनवरी 18 तक कई बार मैं दिल्ली भी आया हूँ। उन दिनों बड़े नेताओं से भी भेंट हुई है। मैंने ये भी देखा है उन दिनों कि किस तरह से विपक्ष आपस में ही लड़ रहा था। हाँ, मैंने ये भी देखा कि JP नवंबर में जब मैं गिरफ्तार होकर गिरफ्तारी से बाहर आ गया था, जेल से जब बाहर आ गया था, उसके 2-1 दिन बाद ही मुझे पता चला कि JP बनारस में है। बम्बई में जसलोक हॉस्पिटल में वो उन दिनों उनका इलाज चलता था, वहीं रहते थे। डायलिसिस भी होता था। डायलिसिस भी होती थी, क्योंकि उनको तो मारने की योजना थी। जब मालूम हुआ कि JP बनारस आए हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और गांधी विद्या संस्थान के गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे। उन्हीं का बनाया हुआ वो संस्थान था। JP से मैंने पूछा कि इन दिनों हम लोगों को काम करने में पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राम बहादुर राव को केवल एक ही काम करने की ज़रूरत है। विपक्ष के ये जो 4 दल हैं, जनसंघ, कांग्रेस संगठन, सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल, इनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को समझाने की ज़रूरत है कि चुनाव होने वाले हैं, देर सवेर चुनाव होंगे। कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के खिलाफ एक विपक्ष का दल, लोकतांत्रिक पार्टियों का दल होगा तो हम चुनाव में इंदिरा गांधी को मात दे सकते हैं। JP की दृष्टि बहुत साफ थी और मैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 76 में यहाँ दिल्ली में ही था, कई दिनों तक था। चौधरी चरण सिंह से मिला, वाजपेयी जी एक फिरोज शाह रोड पर रहते थे, उनसे मैं मिला, चंद्रशेखर जी उन दिनों आ गए थे, उनसे मिला, बहुत लोगों से मिला, पर बहुत स्पष्ट चित्र नहीं था। चुनाव की जब घोषणा हो गई उसके बाद से लेकर और 2 फरवरी तक भी हिम्मत पस्त थी विपक्ष की। वो तो माहौल बदला जब जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सतपति, KR गणेश कांग्रेस से बाहर आए। मुझे याद है उस दिन, यानी 3 फरवरी 1977 को हम लोग मोती महल में जो चंद्रभान गुप्त का घर था वहाँ बैठे हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे कि आगे की योजना क्या होनी चाहिए। अचानक किसी ने आकर के चंद्रभान गुप्त को ये बात बताई कि बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में ये 4 लोग बाहर आए हैं। तो उस जश्न का माहौल आया और वहाँ से जो वातावरण बना और बदला और बना, फिर लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
लोकतंत्र की बहाली का जो की इच्छा थी जनता की, वो दरअसल साकार हुई। राय साहब, यहाँ एक प्रश्न और है। 1977 में ये इमरजेंसी के बाद सरकार का बदलना, या इंदिरा जी का यूँ कहें कि उनकी पार्टी का सरकार से जाना, और उसके बहुत ज़्यादा समय तक ये सरकारें मिली जुली चल नहीं पाई, और उसके बाद वापस इंदिरा जी सत्ता में आ गई। इमरजेंसी जैसी चीज़ के बाद भी वो दोबारा सत्ता में कैसे आ पाई? क्या जनता की जो याददाश्त है बहुत कम होती है? जनता की याददाश्त हमेशा अच्छी होती है। नेताओं की याददाश्त जो है वो कमज़ोर होती है। जनता पार्टी के जो शिखर पुरुष उस समय थे, उनको ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी को हमने हमेशा के लिए सत्ता से दूर कर दिया है, इसलिए वे प्रधानमंत्री बनने की जो मारामारी थी 3 बड़े नेताओं में, मुरारजी भाई को जेपी और आचार्य जेवी कृपलानी ने बातचीत करके उनको प्रधानमंत्री पद सौंपा था, और उम्मीद थी कि मुरारजी भाई सबको मिला जुला करके चलेंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह, मुरारजी और जगजीवन राम, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे। पार्टी भी अंदर से बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी, इसलिए जनता पार्टी के नेतृत्व ने जनादेश का अपमान किया। तो जो जनादेश का अपमान हुआ, उसकी प्रतिक्रिया जनता में हुई, और जनता ने कहा कि ये जो लड़ रहे हैं सब नेता आपस में, उससे तो बेहतर है इंदिरा गांधी। अगर ये लोग एक लोकतांत्रिक दल की तरह जनता पार्टी कार्य करती तो इंदिरा गांधी की वापसी का सवाल नहीं था। राय साहब, इमरजेंसी को 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को या देशवासियों को इसकी याद दिलानी पड़ती है, जबकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये होना चाहिए कि ऐसी कोई घटना हुई हो जिसने लोकतंत्र की सच में हत्या की हो, वो जनता की स्मृति में सदैव बनी रहनी चाहिए। क्या कारण है कि इमरजेंसी की अभी भी लोगों को याद दिलानी पड़ती है? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हम सब लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें उनका आभार मानना चाहिए कि उन्होंने इमरजेंसी को याद करने का एक अवसर उपलब्ध कराया। लेकिन इमरजेंसी को याद कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है आज भी, और नई पीढ़ी तो करीब करीब उसे भूल ही चुकी है। तो उसका बड़ा कारण यह है कि इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी वो अल्पजीवी रही। उससे भी बड़ा कारण एक और है कि जब इंदिरा गांधी दोबारा वापस आई तो इमरजेंसी की यादों को जैसे कोई हत्यारा निशान नहीं छोड़ना चाहता, कोशिश करता है कि अगर खून के दाग हों तो उसको धो दे, कहीं कुछ दस्तावेज हों तो उसको नष्ट कर दे। वही रवैया इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में अपनाया। ये थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और इमरजेंसी के दौरान जेल जा चुके श्री राम बहादुर राय। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के आज के अंक का समापन हम भवानी शंकर मिश्र की इमरजेंसी के दौरान त्रिकाल संध्या नाम से लिखी गई कविताओं में से एक कविता के एक अंश के साथ करेंगे। बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया में, दुनिया भर के गुण दिखते हैं अवगुनिया में। ये अवगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैये किस गिनती में, हाथ बांध कर खड़े हो गए सब विनती में। हुक्म हुआ चातक पंछी रट नहीं लगाएं, पीऊ पीऊ को छोड़े कौए कौए गाएं। 20 तरह के काम दे दिए गौरैयों को, खाना पीना मौज उड़ाना छुट भइयों को। कौवों की ऐसी बन आई 5 घी में, बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उड़ने तक के नियम बदलकर ऐसे ढाले, उड़ने वाले सिर्फ रह गए बैठे ठाले। आगे क्या कुछ हुआ सुनाना बहुत कठिन है, ये दिन कवि का नहीं 4 कौवों का दिन है। उत्सुकता जग जाए तो मेरे घर आ जाना, लंबा किस्सा थोड़े में किस तरह सुनाना।
मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर